नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत आप लोग को बिहार बोर्ड फुल स्टडी चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम धीरे धीरे आप लोग की सहायता के लिए वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है। मेरा कहना है कि आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप ऑफलाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को आपूर्ति के लिए, इस कमी को पूर्ति करने के लिए हम आपके साथ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, बातें हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने हैं तो शेयर कर देंगे। चलते हैं दोस्तों, आगे की बातें करते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास की केमिस्ट्री है। ठीक है, 10th क्लास में केमिस्ट्री में फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि उसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो थ्योरी से अलग है, व्यंजक पर है। ठीक है, और व्यंजक से रिलेटेड है। मतलब आज आपका सेकंड चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है क्या मेरे भाई? पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक, नहीं, अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है, अगर आप शांति से पढ़ते हैं तो आपको एक भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, समझ में बात आ रही है? आप एकदम शांति से पढ़ें। अगर आप और सीरियस हैं, मतलब पूर्ण रूप से सीरियस हैं, तो कम से कम वीडियो को 2 बार देखें और तीसरी बार जो मैं बोलता हूँ उन परिभाषाओं को अपने बुक लिस्ट में नोट कर लें। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर आप ऐसे ही कह दे रहे हैं, क्यों नोट करूं? भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पास नहीं हूं, मतलब ऑफलाइन में नहीं हूं, बट आपके पास ये वीडियो जा रहा है, इसका मतलब आपकी पूर्ण रूप से आपूर्ति हो जा रही है पढ़ाई की। ठीक है, तो क्यों नहीं उसको नोट कर लिया जाए? नोट करने से क्या होता है, ज़्यादा दिन तक बना रहता है। बात है कि पहले तो क्वेश्चन आ रहा है कि अम्ल किसे कहते हैं, फिर भस्म किसे कहते हैं, फिर लवण किसे कहते हैं। देखिए, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका अभी अभी परिभाषा नहीं है, तुरंत परिभाषा नहीं है। पुराने जमाने में पदार्थ को लोग चखा और चखने के बाद देखा कि जो पदार्थ खट्टा लग रहा था उसको क्या बोल दिया, अम्ल। जो पदार्थ कड़वे लग रहे थे उसको भस्म बोला, और जो पदार्थ इन दोनों में से कुछ नहीं लग रहे थे उसको क्या बोला मेरे भाई? लवण। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एनी प्रॉब्लम? नो। फिर से समझेंगे। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन, मतलब जिसका परिभाषा बताऊंगा या इस चैप्टर को बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कैसे चलेगा? स्टेप बाय स्टेप। और स्टेप बाय स्टेप चलने के दौरान आपको एक एक बात क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। समझिएगा, पहले बात समझिएगा कि अम्ल, भस्म एवं लवण क्या है। पहले पहले लोगों ने चक्कर देखा और जो पदार्थ स्वाद में खट्टे लग रहे थे उसको क्या बताया उन्होंने? अम्ल बताया। जो पदार्थ कड़वे लग रहे थे उसको क्या बताया उन्होंने? भस्म बताया। और जो पदार्थ इन चीजों में से कुछ नहीं लग रहे थे उसको क्या बताया मेरे भाई? उसको बताया लवण। इसके बाद दो परिभाषा और है, समझिए बात की। एक है आपका वैद्युत अपघट और एक है आपका वैद्युत अनपघट। ठीक है, अब आपसे पूछता है मेरे भाई, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत अपघट क्या है, बोलिएगा वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करे। जैसे माना कि आपको हम कोई ऐसे पदार्थ दे दें। ठीक है, कोई ऐसे पदार्थ दे दें, जैसे माना कि नमक दे दें, चीनी दे दें, मिट्टी दे दें, कुछ भी पदार्थ दे दें। ठीक है, वैसा पदार्थ जो पानी में घुलता हो। ठीक है, और पानी में उसको घुलाने के बाद देखा जाए कि जैसे ही, याद हो रहा है आपको, जैसे ही उसमें धारा दिया जाए तो वो धारा का चालन करना स्टार्ट कर दे, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत अपघट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत अपघट, अनपघट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, मतलब जिसको जल में घोल देते हैं और विद्युत देते हैं, धारा देते हैं, तो वह धारा का चालन नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत अनपघट कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझा दूं, फिर से समझिए। अगर माना कि आपको चीनी दी, आपको से कोई पूछा कि वैद्युत अपघट है कि वैद्युत अनपघट है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कहने का अर्थ है मेरे भाई, जैसे ही उसको आप पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद, जल में डालने के बाद उसका विलयन अगर विद्युत का चालन करने लगे, समझ में आ रहा, तो वैद्युत अपघट होगा, ना करे तो वैद्युत अनपघट होगा। एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना आपको? आयन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना मेरे भाई? आयन। शांति से सुनेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। शांति से सुनेंगे। आयन क्या होता है? जब कोई तत्व, याद हो रहा है आपको, जब कोई तत्व क्या करे? इलेक्ट्रॉन का त्याग या प्राप्त कर ले,
आयन में बदल जाता है। जैसे माना कि आप एक आदमी, ठीक है, आप एक व्यक्ति हैं और 50 रुपये आपके पास है, आप 2 रुपये त्याग कर देते हैं तो भी आयन में बदल जाएंगे, और 2 रुपये प्राप्त भी कर लिए तो भी आयन में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उदासीन, जब मतलब 50 रुपये थे तो आप तो एकदम मतलब न्यूट्रल थे, लेकिन 2 रुपया आप त्याग कर दिए मतलब आपके पास कमी आ गई, 2 रुपया कहीं से प्राप्त कर लिए मतलब आपके पास ज्यादा हो गया। कहने का अर्थ है मेरे भाई, आयन दो प्रकार का होता है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋण आयन। अगर आपसे कोई पूछे कि धनायन किसको कहते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और तब आयन बनता है उसे कहते हैं धनायन, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है तब उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, ऋणायन। समझ में आपको बात आई? फिर से समझते हैं, ठीक है। माना कि हमको पास एक भी रुपया नहीं, अभी कहां से पैसा बताइए आप? 2 रुपया कोई दे दे, आयन में बन गया, 2 रुपया कोई ले ले हमको से, आयन में बदल गया। मतलब कहने का अर्थ है कि जब कोई त्याग कर दे या प्राप्त कर दे उसको कुछ कहते हैं हम लोग आयन कहते हैं। समझ में आ रहा? आयन कितने प्रकार के मेरे भाई? 2 प्रकार के, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आयन समझ में आ गया। अगर आपको ज्यादा कोई कुछ बोले कि आयन कहते किसको हैं, तो मात्र एक ही वर्ड उसको जवाब दीजिएगा, खरोच मतलब आयन, बदलाव मतलब आयन। जैसे माना कि एक ईंट है, न्यूट्रल है, अगर उसको आप रगड़ देते हैं तो आयन हो जाता है, अगर उस पर कुछ थोप देते हैं, थोप मतलब समझ में, उस पर रख देते हैं, सट जाता है तो आयन हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हमने अभी तक क्या क्या आपको पढ़ाया? हमने भस्म लवण का परिभाषा बताया पुराने जमाने के अनुसार, वैद्युत अपघट, वैद्युत अनपघट बताया, और इसके बाद क्या बताया आपको? आयन बताया। फिर मैं उसी पॉइंट पर चलता हूँ, कौन कौन? अम्ल, भस्म एवं लवण। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि जैसा कि हम जानते थे कि पुराने जमाने में क्या कहते थे लोग, कि जो पदार्थ खट्टा लगे उसको अम्ल कहिए, जो पदार्थ कड़वा लगे उसको भस्म कहिए, और जो पदार्थ इन दोनों में से कुछ नहीं लगे उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? उसको कहेंगे आप लवण, इंग्लिश में कहें तो साल्ट। बट आर्हेनियस ने क्या किया कि चखना नहीं, आर्हेनियस, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक नाम का नाम है, ठीक है। आप 10th के विद्यार्थी हैं मेरे भाई, तो 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको एक क्वेश्चन आता है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा दें, आर्हेनियस के अनुसार भस्म का परिभाषा दें। भाई साहब, आप जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे कैसे होगा? आप मेरी बातों को सुने, अच्छी तरह से माइंड मिले। मैं तो कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ। जैसे पहले लोग चखते थे तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, कब तक चखते रहेंगे? समझ में बात आ रही? कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो चखने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब बताइए कैसे चख सकते हैं? कहने का अर्थ है मेरे प्यारे मित्र कि आर्हेनियस ने इन दोनों परिभाषाओं को अलग तरीका से क्या किया, दिया। कैसे दिया मैं बता रहा हूँ। आर्हेनियस जी बोले कि ना, आप जो बोल रहे थे सही है, लेकिन हम बदल गए हैं। कैसे? जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन दे, क्या दे मेरे भाई? H+ आयन दे, उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन दे उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? भस्म कहते हैं। कहने का अर्थ है कि अब चखने की आवश्यकता नहीं है। पुराने जमाने में लोग चखते थे, बस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, मतलब नए नए क्या मशीन आया, नए नए प्रयोगशाला में प्रयोग हुए, तो कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे दुनिया बदलती गई। आर्हेनियस जी ने इसको अच्छी तरह से बदल दिया। कैसे बदल दिया मेरे भाई? उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपके पास कोई पदार्थ है, माना कि आपके पास चीनी है, उसको चेक करना है कि अम्ल है कि भस्म है, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पानी में डालना चाहिए। अगर उसका जलीय विलयन बनाते हैं और वो क्या करता है मेरे भाई? H+ आयन देता है, तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? उसको कहेंगे आप अम्ल। और जो पदार्थ OH- आयन प्रदान करता है उसको क्या कहेंगे प्यारे मित्र? भस्म कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो। अगला क्वेश्चन एक और चीज है, शांति से सुनेंगे, ठीक है। बस यही आपका लास्ट पॉइंट है। एक क्वेश्चन है कि अम्ल को अगर पानी युक्त बनाना है, अम्ल को पानी युक्त बनाना है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और चलेगा क्लास, ठीक है। अम्ल को पानी युक्त बनाना है तो अम्ल और पानी मिलाना चाहिए। जैसे माना कि आप चीनी का शरबत बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? चीनी का जब आप शरबत बनाना चाहते हैं तो चीनी को कहाँ डाल दीजिए? पानी में डाल दीजिए। मान लिया कि इसको चीनी मान लीजिए, एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है। मान लिया कि बाकी अम्ल और पानी है, ठीक है। अम्ल और पानी को मिला के अगर आपको क्या बनाना है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। समझिए बात को। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? अम्ल है और यहाँ पे पानी है, ठीक है। दोनों को क्या करना है? एक दूसरे से मिलाना है। अगर आपको एक दूसरे से मिलाना है तो आप बताइए कि पानी को अम्ल में डालेंगे कि अम्ल को पानी में डालेंगे? समझिएगा, फिर से बात समझिएगा। अगर आपको कोई बोले कि चीनी का शरबत बनाओ, तो आप चीनी को पानी में डालेंगे या पानी को चीनी में डालेंगे?
सोचिए, कम से कम बात सोचिए। अगर आपके घर पे परिवार आ गया मेरे भाई और आपको कोई बोले कि आप शरबत को तैयार कीजिए, मतलब समझ में आ रहा, थका है तो लेंगे ही लेंगे शरबत, तो आप क्या करेंगे? चीनी को पानी में मिलाएंगे कि पानी को चीनी में मिलाएंगे? आपकी जो मर्जी। लेकिन जब आपको पानी, अम्ल और पानी को मिलाना हो तो आपकी मर्जी पर ये डिपेंड नहीं करेगा। समझ में बात आ रही है? जब आपको अम्ल और पानी दोनों को मिलाना है तो आपके मर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये नहीं कि अम्ल को आप पानी में डाल देंगे, ये नहीं कि पानी को आप अम्ल में डाल देंगे। इसके लिए आपका पास एक नियम होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि समझिएगा, अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है तो विस्फोट करता है। समझ में बात आ रही है? अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या करता है मेरे भाई? विस्फोट करता है। अब आप ही बताइए कि अम्ल को पानी में मिलाने से विस्फोट करता है, तो सोचना पड़ेगा ना कि कैसे मिलाएं ताकि विस्फोट ना करे। समझिएगा, शांति से समझिएगा। घोल तैयार करने के लिए आपको अम्ल को पानी में डालें कि पानी को अम्ल में डालें? एक बात आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? एक आपको पटाखा देता हूं, ठीक है? अगर पटाखा देता हूं मेरे भाई, तो आप कहाँ पे उसको यूज करेंगे कि सबसे कम प्रभाव पड़े? आप वास्तविक बोलेंगे कि सर मैं पानी में यूज करूंगा, पानी में जैसे पटाखा दूंगा तो पटाखा फूटेगा, अपना क्रियाशीलता को दिखाएगा, बट उसका इफेक्ट, प्रभाव जो है बहुत कम पड़ेगा। कहने का अर्थ है मेरे भाई, उसी प्रकार से जब अम्ल और पानी एक दूसरे को मिलाया जाता है तो मिलाने के दौरान क्या होता है? समझिएगा, मिलाने के दौरान क्या होता है मेरे दोस्त? प्रॉब्लम क्या है? अम्ल को अगर पानी में मिलाते हैं, पानी को अम्ल, पानी को छोटे मात्रा को अम्ल में मिला दे, पानी की छोटे मात्रा को कहाँ मिला दे मेरे भाई? पानी में, आपका विस्फोट कर जाएगा। पानी के थोड़ा सा मात्रा को कहाँ मिला दे? अम्ल में मिला दे, विस्फोट कर जाएगा। हो सकता है कि आप प्रयोग कर रहे हो, तो प्रयोग करने के दौरान हो सकता है कि आपको वहां पे छींटा वगैरह पड़ जाए, आपका फोका फोड़ा फुंसी किसी तरीके से घात हो सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में विस्फोट किया और आपका फेस है वहां पे, बॉडी के कोई भी अंग है, तो इफेक्टेड ही नहीं, वहां पे जल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अम्ल थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड पदार्थ है। चलिए बात करते हैं। लेकिन वही सुनिएगा, पानी के थोड़े मात्रा को अम्ल में ना मिलाएं। अम्ल के थोड़े मात्रा को कहा मिलाएं मेरे भाई? पानी में मिलाना चाहिए। फिर से समझिएगा, अम्ल के थोड़े मात्रा को कहा मिलाना चाहिए? पानी में। क्यों? अम्ल को जब आप पानी में डालेंगे, समझिएगा, ये माना कि वाटर है, इसमें जब का डालिएगा, अम्ल को डालिएगा, तो अम्ल को डालने के दौरान, समझिएगा, अम्ल को डालने के दौरान वहां भी विस्फोट करेगा, लेकिन पानी उसको उतना विस्फोट नहीं करने देगा जैसा कि करता था। नहीं समझ में बात आ रही है? माना कि यहाँ पे जमीन है, ठीक है, यहाँ पे जमीन है, आप क्या कर रहे हैं? पानी डाल दिया, इस पर विस्फोट कर गया, तो जमीन पर विस्फोट करेगा तो उसका क्रियाशीलता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। बट मेरे प्यारे दोस्त, अगर यही चीज को यहाँ मिलाते हैं पानी में, यहाँ भी विस्फोट करेगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं रहेगा। नहीं समझे बात की? उतना प्रभाव नहीं रहेगा, मतलब विस्फोट बहुत कम करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि पानी को अम्ल में मिलाना चाहिए कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? पानी को अम्ल में ना मिलाकर अम्ल के छोटे मात्रा को पानी मिलाए। आपको शरबत तैयार करनी है, मैं तो इसके पहले बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक और चीज है, मैं बताते चलता हूँ। एक होता है सांद्रम और एक होता है तनुअम्ल, ठीक है? एक होता है सांद्रम और एक होता है तनुअम्ल। मैं इसका परिभाषा बता रहा हूँ, आप शांति से सुनेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पानी एक तरफ, दूध एक तरफ, आप बोलिएगा गाढ़ा कौन है? आप बोलिए गाढ़ा कौन है? मैं जान रहा हूँ कि आपका आंसर होगा कि सर दूध गाढ़ा है पानी की अपेक्षा। समझ में आ रहा? तो दूध हो गया सांद्र और पानी हो गया तनु। मतलब जो गाढ़ा रहता है उसको सांद्र कहते हैं, जो पतला रहता है उसको तनु कहते हैं। अगर आपको मैं फिर से बताऊं कि अच्छा ये तो बताओ भाई साहब, आप ये बताएं कि अगर कोई आदमी क्या करता है कि सत्तू को लेता है और पूरा ज्यादा सत्तू डाल के उसको घुल देता है और एक तरफ दूध है, अब बताइए कि सत्तू ज्यादा सांद्र होगा कि, मतलब कौन सांद्र कौन तनु होगा? आपका आंसर एक ही आएगा कि सर सत्तू होगा। कैसे? कि सत्तू में कम पानी डालने के कारण ज्यादा गाढ़ा हो गया, और दूध तो दूध है, तो दूध हो जाएगा तनु और सत्तू हो जाएगा सांद्र। पहले दूध सांद्र था तो पानी की अपेक्षा ना। माना कि मैं 5 फीट, एनी प्रॉब्लम, कोई उधर से आ जाए 4 फीट, मैं लंबा हो गया। अगर उधर से कोई आ जाए 8 फीट, मैं नाटा हो गया। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि पहले से दूध जो था सांद्र था, बट अब तनु का हो गया क्योंकि उससे भी ज्यादा गाढ़ा आ गया। कहने का अर्थ है मेरे प्यारे मित्र कि यहाँ पे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की बात कर जा रही है, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा उसको कहते हैं सांद्र। अम्ल की मात्रा ज्यादा माने गाढ़ा होगा, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? तनु।
एनी प्रॉब्लम, समझ में आया कि कोई दिक्कत, फिर से समझिएगा। तनु अम्ल सांद्रम ये समझ में आ गया। इन चीज़ों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ, और आपको अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।